एक बार जल्दी से कंफर्म कर लेता हूँ ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं अपने सेशन को और अपने इस क्लास को, ठीक है। ऑडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, और स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, अपनी क्लास को। हम्म तो जैसा कि है ना, लास्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों को नेटवर्किंग वाले चैप्टर के बारे में पढ़ा रहा था, और नेटवर्किंग वाला जो चैप्टर है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमारा आज की क्लास में, आज के सेशन में एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और ये है कंप्यूटर सिक्योरिटी, ठीक है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ बेटा, कि अगर कोई ये कहे कि सर हमें कंप्लीट तैयारी करनी है शुरू से लेकर आखिर तक, तो आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर से लेकर आज का जो चैप्टर है यानी कंप्यूटर सिक्योरिटी, यहाँ तक सारी क्लासेस को आप देख सकते हैं, है ना। इसमें ऑलमोस्ट सभी एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाता है। आज के चैप्टर के बाद जो 3 चैप्टर बचेंगे, यानी कि डाटाबेस, नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये केवल वही लोग पढ़े हैं जिनके एग्जाम में आना है, वरना नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 28 नवंबर 2024, यानी कि 28 नवंबर 2024 आज की तारीख है बेटा। 28 नवंबर 2024 आज की तारीख है।
ये डेट कैसे है ना, धुंधली धुंधली आ गई भाई। ये कैमरे ने ऑटो फोकस कर दिया क्या? मैं तो क्लियर दिख रहा हूँ, ये डेट कैसे धुंधली दिख रही है? ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए बस। अब डेट लिख के देखता हूँ। आज की डेट है 28 नवंबर 2024। हाँ हाँ ठीक है। मुझे लग रहा था शायद है ना कैमरे में ही कुछ गड़बड़ी हो गई है, मतलब ऑटो फोकस का कुछ दिक्कत हो गया था, यानी कि वो मेरे को तो फोकस सही कर रहा है कैमरा, ठीक है, बट जो मैं लिख रहा था उसको फोकस नहीं कर रहा था। अब ठीक है, मतलब ओवरऑल ठीक है। तो देखिए, मैं आप सभी लोगों को यही बात बोल रहा था कि हमने ना अभी तक जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, यानी कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर से लेकर नेटवर्किंग तक, वो तो देखनी है, और आज का चैप्टर भी देखना है जिसको कंप्लीट तैयारी करनी है, जिसका नाम है कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एंड वंस अगेन नमस्कार सभी को नमस्कार। चैप्टर का नेम डाल देते हैं, दैट इज कंप्यूटर सिक्योरिटी। ठीक है बेटा। अब देखो, कंप्यूटर सिक्योरिटी को है ना अगर हिंदी में लिखा जाए तो कंप्यूटर की सुरक्षा ये लिखा जाएगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, बताने जा रहा हूँ। देखो, कंप्यूटर सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं, यानी कंप्यूटर की सुरक्षा की बात करते हैं, तो इसको कई बार सिलेबस में ना साइबर सिक्योरिटी या साइबर सुरक्षा भी लिख कर दे देते हैं, या केवल सिक्योरिटी शब्द भी लिख के दे देंगे, तो तीनों का मतलब सेम ही है। मैं फिर से समझा दूं, अगर आपके किसी एग्जाम में सिक्योरिटी शब्द लिखा हुआ आ जाए, या साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए, या कंप्यूटर सिक्योरिटी लिखा हुआ आ जाए, तीनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि आपको यही वाला चैप्टर पढ़ के जाना है। ठीक है जी। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमको पढ़ना क्या होता है, देखो हम है ना अक्सर जब भी कोई पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन देखते हैं, मॉक के क्वेश्चन देखते हैं, या कोई बुक में क्वेश्चन देख रहे होते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वायरस वॉर्म वगैरह को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो ये वायरस वॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, एक ही बार में हमें इनके बारे में समझ में आ जाए, ताकि इनसे संबंधित हम क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाए, ये भी जरूरी है ना। दूसरी बात कि हम है ना कई बार वायरस शब्द को देखते हैं, कई बार वॉर्म शब्द होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। कई बार हम क्वेश्चंस देखते हैं तो वहां पर फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग, स्पूफिंग, स्निफिंग, सोशल इंजीनियरिंग, ऐसे शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इन शब्दों में क्या डिफरेंस होता है, इन शब्दों का क्या मीनिंग होता है, तो यही सब बातें ना हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। और डेफिनेटली है ना, आप देखना, अगर ये चैप्टर आप शुरू से एंड तक देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आप इनसे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर देके आएंगे अपने एग्जाम में। समझ में आ गई बात? चलो, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है जी। कोई सिंगल भी डाउट रहे दिमाग में तो आप पूछते जाना इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक। देखो, हमारा ये जो चैप्टर है ना, इसकी शुरुआत होती है एक शब्द से जिसका नाम है, दैट इज मालवेयर। ये शब्द कोई नया शब्द नहीं है, इस शब्द को आपने पहले भी है ना सुना होगा, पहले भी है ना किसी एग्जाम, मतलब क्वेश्चन में इस शब्द को देखा ही होगा। हिंदी में भी है ना इसको मालवेयर के नाम से ही बोला जाता है। ठीक है। और इस मालवेयर शब्द को अगर ब्रेक किया जाए या तोड़ा जाए, तब है ना हम इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। इस माल या मैल कह दो, इस शब्द का मतलब तो होता है बेटा मैलिशियस, और ये जो वेयर शब्द यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो कोई प्रोग्राम, यानी कि कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम, या फिर कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। अब सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम क्या होते हैं, ये तो मैं आपको ऑलरेडी एक चैप्टर ही पढ़ा चुका हूं, है ना, उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से ये सारी बातें क्लियर आपको समझाई थी।
तो यहां पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि मालवेयर का मतलब है मैलिशियस प्रोग्राम या मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अब इस मैलिशियस शब्द का मीनिंग क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है हार्मफुल। इसको हार्मफुल कहा जाएगा और हिंदी में इसको है ना नुकसानदायक बोला जाता है। यानी मोटा मोटा आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम या कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए ही नुकसानदायक हो गया है तो उसको हम मालवेयर के नाम से बोल देंगे। मालवेयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए ही नुकसानदायक हो, दैट इज नोन एज मालवेयर। ठीक है, अब ये ऐसी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ऐसी डेफिनेशन पूछते नहीं है, तो बस ये मीनिंग पता होना चाहिए कि मालवेयर का मतलब क्या है। बात समझ में आ गई? अब इसके एग्जाम्पल यानी उदाहरण कौन कौन से होते हैं? देखो बेटा, आपने वायरस का नाम सुना है, सुना ही होगा। आपने वॉर्म या वर्म कह देते हैं इसको, WORM, या आपने एक नाम और सुना होगा दैट इज ट्रोजन या ट्रोजन हॉर्स, है ना। या आपने एक नाम और भी सुना होगा जिसको हम लॉजिक बॉम्ब के नाम से बोलते हैं। या आपने एक नाम और भी शायद सुना हो पढ़ते समय या देखा हो, ब्लेंडेड थ्रेट्स। ब्लेंडेड थ्रेट्स। तो ये जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सारे के सारे नाम मालवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और जैसे है ना कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपने कंप्यूटर को स्कैन कर रहे होते हैं एंटीवायरस के थ्रू, तो एंटीवायरस ने ना एक मैसेज लिख कर दिया कि अ ट्रोजन हॉर्स डिटेक्टेड, यानी कि आपके कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स पाया जाता है या पाया गया है ना। तो फिर भी हम क्या बोल देते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक वायरस है। तो क्या ये बात सही है? सही बोल रहे हैं? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं हम। अगर हमारे एंटीवायरस के द्वारा कंप्यूटर को स्कैन करने पर एक मैसेज शो किया गया कि कंप्यूटर में एक ट्रोजन हॉर्स डिटेक्ट हुआ है, ट्रोजन हॉर्स पाया गया है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में एक मालवेयर है। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर में हमारे वायरस है, क्योंकि वायरस और ट्रोजन हॉर्स दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग होती हैं। समझ में आ गई बात? उसी तरीके से अगर कंप्यूटर में ये कहा जाए, अगर कंप्यूटर में एक मैसेज आया कि अब वायरस डिटेक्टेड, यानी कंप्यूटर में एक वायरस मिला है, तो आप उसे ट्रोजन हॉर्स भी नहीं कह सकते, आप उसे मालवेयर कह सकते हैं। ऐसी वॉर्म के साथ लॉजिक बॉम्ब या ब्लेंडेड थ्रेड के नाम से ये जो लिखे हुए नाम, इनको सबको मालवेयर ही कह सकते हैं। ठीक है, इनका कोई हिंदी में भी नाम नहीं होता, केवल इनको जैसा इंग्लिश में लिखा है वैसे ही हिंदी में भी कहा जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जब है ना कंप्यूटर को या कंप्यूटर के एवोल्यूशन की हम बात करें, कंप्यूटर को बेहतर बनाने की बात चल रही थी, तो कंप्यूटर को खराब करने का, नुकसान पहुंचाने का है ना आइडिया किसके दिमाग में आ गया? भाई सीधी सी बात है, अगर कोई सिस्टम आप तैयार कर रहे हैं तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, इसी बात पे जोर दिया जाएगा, इसी बात पे चर्चा होगी। बट ये चर्चा कहां से आगे बीच में कि कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाना है, कुछ नुकसानदायक चीजें बनानी है, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है मैं बताता हूं। इसके लिए ना थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में भी जाना पड़ेगा मालवेयर की। देखो, अगला पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं दैट इज हिस्ट्री ऑफ मालवेयर। हिस्ट्री ऑफ मालवेयर हिंदी में कहा जाएगा मालवेयर का इतिहास, यानी कि ये चीजें शुरू कब से हुई हैं ये भी थोड़ा बहुत हमें पता होना जरूरी है। सुनिए जरा ध्यान से। एक्चुअली बात यह है कि 1971 में, यानी कि 1971 की बात है, और 1971 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बॉब थॉमस। इस बॉब थॉमस नाम के व्यक्ति ने एक प्रोग्राम बनाया 1971 में, और उस प्रोग्राम का नाम था बेटा क्रीपर, CREEPER। क्या नाम था? क्रीपर। अब ये जो क्रीपर नाम का प्रोग्राम था ना, इस प्रोग्राम के थ्रू बॉब थॉमस ने बेसिकली अपने जो साथी लोग थे, अपने जो कुलीग्स थे, उनके कंप्यूटर में नेटवर्किंग का यूज करते हुए एक प्रोग्राम डाला जिसका नाम था क्रीपर। ठीक है, और उन लोगों को डरा दिया था। बस मैं समझाता हूं। जैसे मान लो हमने कोई नेटवर्क बनाया, ठीक है, और उस नेटवर्क में 10-20 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब हम एक कंप्यूटर से, ये जो 10-20 कंप्यूटर कनेक्टेड हैं जिस नेटवर्क में, उन सभी कंप्यूटर्स में ना नेटवर्किंग का यूज करते हुए एक प्रोग्राम डाल दें, और जब उन कंप्यूटर्स को कोई भी व्यक्ति चलाएगा, जैसे ऑन करेगा, तो उसे ऑन करते हुए ही एक मैसेज मिले या उस प्रोग्राम की वजह से एक आउटपुट मिल जाए। इसको बिल्कुल आप ऐसे समझ लो जैसे बॉब थॉमस ने क्या किया, जिस नेटवर्क में इनका कंप्यूटर कनेक्टेड था उसी नेटवर्क में इनके साथी लोगों के कंप्यूटर भी कनेक्टेड थे, तो उन्होंने इसी नेटवर्किंग का फायदा उठाते हुए साथी लोगों के कंप्यूटर्स में भी ये प्रोग्राम डाल दिया क्रीपर नाम का। अब जैसे वो लोग कंप्यूटर यूज कर रहे थे, तभी उनके कंप्यूटर में एक मैसेज आना शुरू हुआ, आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन, यानी कि मैं क्रीपर हूं, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो अभी तक है ना ऐसी कोई भी घटना कंप्यूटर में देखने को नहीं मिल रही थी कि है ना कुछ अलग सी चीज आ जाए। आज की डेट में तो ऐसा हो सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आ गया है, जिसकी वजह से कंप्यूटर में इंटेलिजेंस और बेहतर करते जा रहे हैं, कंप्यूटर को और इंटेलिजेंट बनाते जा रहे हैं ताकि वो खुद से डिसीजन मेकिंग कर पाए, खुद से एक निर्णय ले पाए, खुद से एक आउटपुट जनरेट कर पाए, है ना। खैर परिस्थितियों को देखते हुए ही आउटपुट जनरेट करेगा, ऐसा नहीं कि ख्याली पुलाव बना लेगा जैसे इंसान बना लेते हैं, अभी इतनी मशीन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। बट फिर भी हमने आज की डेट में कंप्यूटर्स को बहुत एडवांस होते हुए देखा है ना। बट ये 1971 की बात चल रही है, 1971 की। उस समय कंप्यूटर इतने एडवांस नहीं थे। कंप्यूटर में अचानक से ही अपने आप कोई
प्रोग्राम कैसे रन कर सकता है, कैसे आ सकता है। यार ये कैमरा कैसे ऑफ हो गया भाई, ये क्या दिक्कत आ गई। एक बार मैं कैमरे को ऑफ करके ऑन करता हूँ यार, ये अचानक से कैसे हो गया। अभी तो ठीक है। चलिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। बाकी है ना, कुछ कैमरे में एरर आ गई होगी, इसलिए मैंने कैमरे को ऑफ करके दोबारा ऑन किया, अब ठीक हो गया। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, हाँ, मैं ये बोल रहा था आप सभी लोगों को कि एक्चुअली क्या है ना, बॉब थॉमस ने क्या किया, इन्होंने ना, मतलब वो प्रोग्राम डाल दिया अपने साथी लोगों के कंप्यूटर्स में। ठीक है जी। अब वो लोग डर गए, तो इस डरने वाली घटना को भी है ना एक नुकसानदायक घटना मान लिया गया है, और क्रीपर को ही सबसे पहला मालवेयर कंसीडर किया जाता है कंप्यूटर के इतिहास में। फिर से सुन लीजिए, क्रीपर को सबसे पहला मालवेयर कंसीडर किया जाता है। खैर इसने कंप्यूटर में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, केवल डराने के लिए मैसेज था। ये बात समझ में आ गई। एक बच्चे का कमेंट आया, सर क्लास टाइम टेबल 2:30 था क्या। नहीं नहीं, एक्चुअली क्लास का टाइम वही है आपका, 2 बजे से 3:30 बजे वाला। बट यस्टरडे की अगर मैं बात करूं तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से 2:30 बजे क्लास करवाई गई थी। मैंने सोचा आधे घंटे में ना ठीक हो जाएगा तो क्लास ले लेंगे, पर वो टेक्निकल एरर जो थी सिस्टम की वो ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए फिर कल यस्टरडे वाली जो क्लास थी वो ऑफ करवा दी थी। तो वही टाइमिंग है ना अभी शो कर रहा होगा, वरना अब जो भी हमारी आज की क्लास और आगे जो भी क्लासेस बची हुई हैं, मैं समझता हूँ 4-5 की क्लास और बची होंगी, ये सब वही 2 से 3:30 बजे की टाइमिंग पे होंगी, जो सेम टाइम था वही। ठीक है, आप समझ लो इसको, इसे भी खत्म करना है। ठीक है, तो देखिए मैं ये कह रहा था कि ये बेसिकली एक डराने वाला प्रोग्राम था, इसने कंप्यूटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। समझ में आ गई बात। तो ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर हमसे ये कहा जाए कि क्रीपर क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये एक मालवेयर है। बट इनमें से क्या है, ये वायरस है, वॉर्म है, ट्रोजन है, क्या चीज है। तो बेटा ये ध्यान रखना कि क्रीपर है ना दुनिया का सबसे पहला वॉर्म कंसीडर किया जाता है। हम यहाँ पर ये बात मेंशन कर देंगे, फर्स्ट वॉर्म, WORM, वॉर्म। ठीक है। अब कुछ लोकल राइटर की किताबों में और लोकल राइटर्स की पीडीएफ में ना ये गलत दिया हुआ है, वहां पर क्रीपर को दुनिया का सबसे पहला वायरस बता दिया है, जो कि सही नहीं है, गलत है ये बात। समझ में आ रही है। ये है ना दुनिया का सबसे पहला वॉर्म है। अब आप बोलेंगे सर वॉर्म में और वायरस में डिफरेंस क्या है, मैं अभी आपको बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। बट फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि वॉर्म अगर शब्द कहीं पर भी पूछ लिया जाए, है ना, वॉर्म जो कि एक मालवेयर है, इसके केस में नेटवर्क शब्द जरूर आएगा। बिना नेटवर्क शब्द के लिखे वॉर्म की परिभाषा या डेफिनेशन बनी नहीं सकती। तो हम एक सिंपल सी परिभाषा भी कह सकते हैं वॉर्म के केस में, कि वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है, वॉर्म एक ऐसा मालवेयर है जो किसी नेटवर्क को इफेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, किसी नेटवर्क को प्रभावित करने के लिए बनाया जाता है। तो क्रीपर किसी नेटवर्क वाला ही पार्ट था क्या। हाँ, नेटवर्किंग का यूज करके ही तो बॉब थॉमस ने अपने कंप्यूटर से बाकी सभी कंप्यूटर्स में ये प्रोग्राम डाला था। तो जहां नेटवर्क शब्द आ जाएगा, समझ लो वहां पर वॉर्म शब्द ही आएगा। एक बात और ध्यान रखना बेटा, ये जो वॉर्म शब्द है ना, देखो, आप इस बात को चाहें तो नोट करके कहीं साइड में लिख लीजिए कि है ना, ये जो वॉर्म शब्द है, WORM, ये शब्द है ना हमारे पूरे कंप्यूटर में 3 जगह हमें देखने को मिलता है। सबसे पहली जगह, ये बेसिकली रीड ओनली मेमोरी की प्रॉपर्टी को भी कहा जाता है। आपने रीड ओनली मेमोरी पढ़ी है, जी हाँ, तो रीड ओनली मेमोरी की जो प्रॉपर्टी यानी गुण है, उसको भी वॉर्म कहते हैं बेटा। तो रीड ओनली मेमोरी की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, WORM, यानी कि वॉर्म। और इसकी अपनी एक फुल फॉर्म भी होती है, दैट इज राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, इसे आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। मतलब रीड ओनली मेमोरी को अगर आप है ना, रीड ओनली मेमोरी को अगर आप एक बार राइट कर देंगे तो फिर वो हमेशा राइट ही मतलब हमेशा के लिए उसमें डाटा लिख जाएगा, आप उसमें दोबारा से री राइट नहीं कर सकते, रीड कितनी बार भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। रीड ओनली मेमोरी के अंदर बेसिकली आपको पता है क्या डाला जाता है, बायोस नाम का प्रोग्राम डाला जाता है। और जब बायोस नाम के प्रोग्राम को रीड ओनली मेमोरी में डाल देंगे, तब वो हमेशा के लिए उसमें चिपक जाएगा, फिर आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते, मिटा भी नहीं सकते। समझ में आ गई बात। तो रीड ओनली मेमोरी की जो प्रॉपर्टी है उसको भी वॉर्म कहा जाता है, और इसी की केवल फुल फॉर्म है, बस ये भी ध्यान रखना। पूरे कंप्यूटर में वॉर्म शब्द 3 बार इस्तेमाल में लाया जाता है, बट फुल फॉर्म की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी की प्रॉपर्टी की ही फुल फॉर्म होती है, दैट इज राइट वंस रीड मैनी। दूसरा जो वॉर्म कंसीडर किया जाता है हमारे कंप्यूटर में बेटा, वो है यही, यानी कि वॉर्म एक मालवेयर होता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। और तीसरा जो वॉर्म है बेटा, वो आता है एक नाम में, और वो नाम है दैट इज WWWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। ये जो चौथा वाला जो W लिखा हुआ है, इसका मतलब भी वॉर्म ही होता है।
और ये क्या था बताइए कमेंट सेक्शन में जल्दी से फटाफट। मैंने 4 बार W आपको कहाँ पर बताया था क्लास में, यानी कि 4 बार W की अगर हम बात करें तो ये क्या था, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी बीते कुछ चैप्टर पहले ही हमने ये बात पढ़ी थी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी मैं तो बता देता हूँ। मैंने आपको जब सर्च इंजन पढ़ाया था इंटरनेट वाले चैप्टर में, तब बताया था कि दुनिया का सबसे पहला जो सर्च इंजन है वो आर्ची के नाम से माना जाता है। बट एक क्लेम भी किया जाता है 4 बार W, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, इस ये 4 बार W वाला जो सर्च इंजन है वो क्लेम किया जाता है कि ये भी दुनिया का सबसे पहला ही सर्च इंजन था। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी वो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वॉर्म 3 जगह कंसीडर किया जाएगा पूरे कंप्यूटर में, जिसमें फुल फॉर्म केवल रीड ओनली मेमोरी की जो प्रॉपर्टी है वॉर्म उसकी होती है बस, राइट वंस रीड मैनी, बाकी ना तो सर्च इंजन वाले वॉर्म की कोई फुल फॉर्म है और ना ही इस वाले वॉर्म की कोई फुल फॉर्म है। ठीक है, अब बात आती है 1986 की, यानी कि 1986 की। देखो बेटा 1986 में यानी कि 1986 में दो भाई जो कि पाकिस्तान में रहने वाले भाई थे, पाकिस्तान के थे वो दोनों, जिनका नाम था बसित फारूक अलवी, बसित फारूक अलवी और अमजद फारूक अलवी एंड अमजद फारूक अलवी। ये बेसिकली पाकिस्तान में रहने वाले दो ब्रदर थे, दो भाई थे, और इन दोनों ने मिलकर ना एक प्रोग्राम लिखा था 1986 में, और इस प्रोग्राम का नाम था ब्रेन। क्या नाम था बेटा? ब्रेन। और इस ब्रेन नाम के इस मालवेयर को दुनिया का सबसे पहला वायरस कंसीडर किया जाता है, कंप्यूटर वायरस कंसीडर किया जाता है। ये बात समझ में आ गई सभी को? इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हम वायरस बोलते हैं ना कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या हमारे कंप्यूटर में वायरस की वजह से ये दिक्कत हो रही है, तो इसकी शुरुआत है ना इसी नाम से हुई थी 1986 में, ब्रेन नाम के वायरस से या वायरस की वजह से। तो इसने क्या किया था, मतलब उस टाइम 1986 में ना ब्रेन नाम के प्रोग्राम ने कर क्या दिया था कंप्यूटर में, जिससे इसको मालवेयर कहा गया, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला प्रोग्राम कहा गया। एक्चुअली 1986 के टाइम पर है ना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज तो हम यूज कर ही रहे हैं आज भी, बट जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1986 में उस समय काफी फेमस हुआ करता था। खैर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम बना तो 1981 में था, 1981 में, ये मैंने आपको लिखाया भी था, तो 1981 में बना था, बट 1986 के टाइम पर भी है ना डॉस काफी फेमस हुआ करता था। तो 1986 में जो ये लोग है ना डॉस का इस्तेमाल कर रहे थे, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, कंप्यूटर में। तो इन्होंने क्या किया, ब्रेन नाम के प्रोग्राम को कंप्यूटर में रन कराया। तो रन कराने से कंप्यूटर को, जो कंप्यूटर की स्क्रीन थी, टर्मिनल था, वो हैंग हो गया। यानी अब आप कुछ भी लिखेंगे कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, कुछ भी है ना बटन दबा रहे हो कुछ कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई कमांड लिख रहे हो कुछ भी नहीं हो रहा। यानी कि इस प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर को कंप्लीटली हैंग कर दिया गया था। बस यहीं से दिमाग में आना शुरू हुआ लोगों के कि हम कंप्यूटर को खराब भी कर सकते हैं, और एक नई इंडस्ट्री खड़ी होगी जिसका नाम होगा एंटीवायरस। भाई अगर वायरस आ गया है तो एंटीवायरस तो बनेगा ही बनेगा। जैसे अगर कोरोना वायरस दुनिया में नहीं आता तो क्या उसकी वैक्सीन बनती? कभी नहीं बनती। जब वायरस आया तभी तो वैक्सीन बनी, और फिर वैक्सीन खरीदी और बेची भी गई, एक नया बिजनेस खड़ा हो गया, है नहीं? तो वैसे ही समझ लीजिए कि एक नया बिजनेस खड़ा हो गया जिसको एंटीवायरस के नाम से बोला जाता है, और आज भी एंटीवायरस है ना हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर में वायरस से प्रोटेक्शन के लिए। तो 1986 का जो ये वायरस था ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वायरस नहीं था कि इसने कंप्यूटर को ये नुकसान पहुंचा दिया, बहुत तगड़ा नुकसान, फाइल डिलीट कर दी हो, डाटा करप्ट कर दिया हो, ऐसा नहीं था, केवल सिस्टम को हैंग कर दिया था बस। बट लोगों के दिमाग में आना शुरू हुआ कि हम कंप्यूटर को खराब करने वाली चीजें भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि इसको खराब करने वाली ये चीजें बनाएगा कौन, या बनाता कौन है? तो देखो सुनिए, कंप्यूटर में है ना ये सब चीजें, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, इन सबको बनाया जाता है प्रोग्रामिंग भाषाओं के थ्रू। आपने C++, जावा या पाइथन का नाम सुना है? ये सब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषाएं होती हैं। इन्हीं C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करके आप एक ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बना सकते हैं जो आपके और मेरे लिए बेनिफिशियल हो, जिनसे हम अपना काम पूरा कर पाएं। और C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का इस्तेमाल करके हम एक ऐसे भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए। यानी कि दोनों ही चीजें, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में, जो चीजें बनेंगी कंप्यूटर के लिए, उनके लिए जो रूट कॉज है वो सेम ही है, प्रोग्रामिंग भाषाएं C++, जावा, पाइथन। यही आना चाहिए जिससे आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं और एक खराब सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। ये उसी तरीके से जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह सीखी, ठीक। अब ऐसी जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट है ना, दो लोगों ने सीखी मान लीजिए, ठीक। अब एक व्यक्ति तो इसे सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है, मतलब सामने से कोई आक्रमण करने आ रहा है, मारने आ रहा है, तब वो बचाव में ना मार्शल आर्ट या जूडो, कराटे का यूज करता है। और एक व्यक्ति बस शौकिया तरीके से कि मैंने मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे सीखी है तो मैं किसी के ऊपर भी है ना अपना जोर आजमाइश करूंगा, मतलब सामने से कोई व्यक्ति आ रहा था और गलती से टकरा गया, वो गलती से, मतलब उस व्यक्ति की भी गलती ना हो सामने वाले की, और आपकी भी नहीं थी, मतलब गलती से टक्कर हो गई। अब आप क्या करें, मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर मेरे को मार्शल आर्ट जैसे स्किल्स है मेरे पास, अब उसे पकड़ के मारपीट शुरू कर दी आपने, जूडो, कराटे दिखा रहे हो उसको,
तो जरूरी नहीं था ना। यानी कि आप नेगेटिव वे में अपनी जो क्षमताएं हैं, अपनी कैपेसिटी है ना, उसको दूसरे पे दिखा रहे हो। तूने टकराया कैसे? अरे गलती से हो गया होगा भाई। समझ में आ रहा है नहीं? तो किसी भी स्किल को, किसी भी है ना कैपेसिटी को दो तरीके से यूज किया जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से। समझ में आया? तो जो लोग है ना कंप्यूटर को खराब करने के लिए वायरस, वॉर्म, ट्रोजन ये सब बनाते हैं, यानी कि जो मालवेयर बनाते हैं, वो कोई अलग नहीं होते हैं। वो C++, जावा या पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं को जानने वाले लोग ही होते हैं, बस कंप्यूटर को खराब करने के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? फिर इसके पीछे एक इंडस्ट्री आ जाती है जो ये कहती है कि अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो हमारे एंटीवायरस से ये वायरस आप खत्म कर सकते हो। तो एंटीवायरस की इंडस्ट्री भी खूब फल फूल रही है। ठीक है, चलिए, तो ये था एक छोटा सा इतिहास, है ना, मालवेयर का। 1971 और 1986 दोनों याद रखना। और लोकल राइटर की किताबों में और पीडीएफ में गलती दे रखी है, ये ध्यान रखना। क्रीपर वॉर्म है सबसे पहला और ब्रेन सबसे पहला वायरस है, जबकि किताबों में क्रीपर को ही सबसे पहला वायरस लिखा गया, जो कि गलत है। समझ में आ गई बात बेटा? अब आगे देखिए, क्या हमें है ना दुनिया के फेमस वायरस और एंटीवायरस के नाम पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए। देखो, एटलीस्ट आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि आज की डेट तक सबसे फेमस वायरस कौन कौन से बने हैं। ठीक है जी। एंड दूसरा पॉइंट है, फेमस एंटीवायरस के नाम भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि देखो एग्जाम जब भी होता है ना, उनमें ये चांसेस होता है कि आपसे किसी ना किसी फेमस वायरस या एंटीवायरस का नाम पूछ लिया जाए, पूछ सकते हैं वो। अब मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं इस क्लास को, कि आप है ना कोई भी एक फेमस वायरस और कोई भी एक फेमस एंटीवायरस का नाम लिख के बताइए जल्दी से। तब तक मैं आपको है ना कुछ दिखाता हूं। तब तक मैं आपको कुछ दिखाता हूं। अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा, जिसको डिस्प्ले कैप्चर भी कहते हैं। ठीक है, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ये मैंने ना आप सभी लोगों के लिए एक फेमस वायरस और एंटीवायरस की है ना पीडीएफ फाइल बनाई है, और इस पीडीएफ फाइल को दिखाता हूँ। देखो, एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता देना, मेरे कंप्यूटर का डिस्प्ले कैप्चर आपको दिखाई दे रहा है? देखो बेटा, ये वो पीडीएफ फाइल है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम तो आपको पता ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है। ठीक है, जिससे आप जुड़ भी चुके होंगे। देखो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि दुनिया का सबसे पहला वॉर्म कौन सा था? क्रीपर। 1971 बॉब थॉमस ने बनाया था। और दुनिया का सबसे पहला वायरस ब्रेन बनाया था 1986 में बसेत एंड अमजद फारूक अलवी ने। ठीक है, ये दुनिया के फेमस वायरस के नाम है। ठीक है, जिसमें से अभी कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, आई थिंक हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का ही पेपर था, जहां पर ये वाला क्वेश्चन पूछा था स्टक्स नेट का, कि इनमें से कौन सा वायरस का नाम है। तो एक ऑप्शन में लिखा था स्टक्स नेट। ये दुनिया के सबसे फेमस वायरस है जिन्होंने कंप्यूटर को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। जैसे निम्डा के नाम से, आई लव यू के नाम से भी एक वायरस आया था, ये सन 2000 में आया था, जब 1999 के बाद 2000 सन आई थी, तब आया था ये वायरस। एसक्यूएल स्क्लेमर, ठीक है, क्रिप्टो लॉकर, कन्फ्लिकर, टिनबा, वेल्चिया, श्लेयर, माइडूम, ठीक है, स्टॉर्म वॉर्म, एनाकॉर्निकोवा, स्लेमर, ये सब जो नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी फेमस वायरसेस के नाम हैं, जो आप एक बार याद कर लेना। और ये है फेमस एंटीवायरस के नाम। ठीक है, जैसे बिट डिफेंडर, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ही है, ये आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही मिल जाएगा। नॉर्टन भी एक एंटीवायरस है। मैं पर्सनली है ना नॉर्टन एंटीवायरस को रिकमेंड करूंगा, अगर कोई एंटीवायरस खरीदना चाहे, यूज करना चाहे, तो नॉर्टन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ठीक रहता है। अवीरा एंटीवायरस, एफ सिक्योर, कैस्पर स्काई, ठीक है, इसका ट्रेंड माइक्रो, कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था जहां पे ट्रेंड माइक्रो वाला भी क्वेश्चन पूछा था। वेब रूट सिक्योर, ई सेट नॉट 32, जी डेटा, कोमोडो विंडो, क्विक हील, है ना, अवस्थ, मैकेफी, ये सभी एंटीवायरसेस के नाम हैं। इनको एक बार जरूर देख के जाएं। ठीक है जी, तो ये पीडीएफ है ना, आप यूज़ कीजिएगा एक बार। चाहे तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, चाहे तो आप मोबाइल में, कंप्यूटर में या टैबलेट में, जिसमें देखकर इसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फेमस वायरस और एंटीवायरस के नाम तो हमें एटलीस्ट पता चल गए। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक बच्चे ने ये पूछा है कि सर ये वायरस कंप्यूटर के और इंसानी जीवन के वायरस में क्या डिफरेंस है, ऐसा कुछ पूछा एक बच्चे ने। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो ध्यान ध्यान से। देखो, इंसानी जीवन के जो वायरस होते हैं ना, वो एक बायोलॉजिकल टर्म है ना, वो एक मतलब एक तरीके से बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसको जीवन भी कहते हैं, है नहीं? तो उसमें एक वायरस किसी ना किसी बॉडी से, चाहे वो है ना कोई जानवर की बॉडी हो, चाहे वो किसी पक्षी की बॉडी हो, है ना, चाहे वो किसी इंसान की बॉडी हो, वायरस किसी में भी पनप सकता है, डेवलप हो सकता है।
आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, आपने बायोलॉजी पढ़ी है, इंसान भी तो ऐसे ही बना होगा भाई। इंसान जो है वो भी तो कभी ना कभी खुद से ही डेवलप हुआ होगा। तो बायोलॉजिकल टर्म में अगर देखा जाए तो जो वायरस हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बट उनको फिर है ना मतलब फैला दिया जाता है कंटेमिनेट होने की वजह से, या वो फैल जाता है लोगों के आपस में मिलने जुलने की वजह से। जैसे मान लो किसी जानवर से या किसी पक्षी से है ना कोई वायरस इंसान के शरीर में आ गया। अब इंसान एक दूसरे से जब भी मिलते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, तो हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं। तो जनरली हाथ से हाथ जब मिलाते हैं तो ये वायरस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक से दूसरे में चला जाएगा, दूसरे से तीसरे में चला जाएगा, और इस तरीके से इंसान वायरस को फैलाता चला जाता है। यही तो केस हमने देखा था कोरोना वायरस के केस में, कि लोग एक दूसरे से मिल रहे थे तो वो वायरस फैलता जा रहा था। इसीलिए फिर लॉकडाउन लगाए गए ताकि लोगों से मिलन ना हो पाए, वो एक दूसरे के पास ना आ पाए, तो इस वायरस को रोका जा सके, है ना। तो बस यही समझ लीजिए कि इंसान एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में इस तरीके से वायरस को फैलाता जाता है और ये बढ़ता चला जाता है, ठीक है। अब कंप्यूटर वायरस की अगर हम बात करें तो इसका क्या मीनिंग है। कंप्यूटर वायरस का मतलब यह है कि कोई प्रोग्राम है जो बनाया गया होगा C++, जावा या पाइथन जैसी भाषा में, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को बनाने के बाद ये कंप्यूटर में डाल दिया जाए। अब ये कैसे भी आए, है ना, जैसे मान लो किसी ने अपने कंप्यूटर में बनाया, फिर कंप्यूटर में से पेन ड्राइव में चला गया, और पेन ड्राइव से फिर किसी दूसरे कंप्यूटर में चला गया, दूसरे से तीसरे में चला गया, ऐसे भी जा सकता है, ठीक है ना। तो वायरस के डिस्ट्रीब्यूट होने के कई सारे केसेस हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हो सकते हैं। बट आज की डेट की अगर हम बात करें तो ये वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, ये सब जो मालवेयर्स होते हैं, इनके फैलने का सबसे मेन कॉज या कारण होता है इंटरनेट। आज के समय पर इंटरनेट के थ्रू ही सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में इंटरनेट के थ्रू ही ये चीजें पहुंच रही हैं, ठीक है ना। बट जैसे इंसानी वायरस की अगर हम बात करें, इंसान के शरीर में जो वायरस लग जाता है, वैसे ही कंप्यूटर के लिए भी यही कहा जाता है कि इंसान ही फैला रहा है। क्योंकि जब तक इंटरनेट कॉमन नहीं था, यही चीजें देखने को मिल रही थी कि हम क्या करते थे, एक कंप्यूटर से किसी फाइल को लेकर दूसरे कंप्यूटर में डाल देते थे, कैसे, पेन ड्राइव वगैरह के थ्रू, है ना, या CD DVD के थ्रू डाल दिया हमने। तो इस तरीके से ना कंप्यूटर से कंप्यूटर भी ये वायरस फैलता जा रहा था, ठीक है ना। वायरस क्या, एक फाइल है, ठीक है। अब वो फाइल है ना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चली जाएगी। ये वैसे ही है जैसे आप अपनी कुछ फोटोग्राफ्स को एक कंप्यूटर से कॉपी करके दूसरे कंप्यूटर में पेन ड्राइव के थ्रू डाल दो, तो फोटोग्राफी तो फाइल ही होती है, वो आप डाल रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ऐसी वायरस वाली फाइल भी चली जाएगी। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक एक मैं अपनी तरफ से भी नॉलेज वाली बात बताता हूँ आपको, ये भी हमें पता होनी चाहिए कि वायरस इंसानी शरीर में फैलता कैसे है, ये भी ध्यान रखना। देखो, इंसानी शरीर में जो वायरस आ जाता है ना, चाहे वो कोरोना वायरस ही क्यों ना हो, वो बेसिकली अपने सेल्स को डेवलप करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, यानी खुद उत्पन्न होने का गुण। अब जैसे वायरस आपके लंग्स पे इफेक्ट कर रहा है, यानी कि वायरस आया आपके शरीर में और आपके लंग्स को पकड़ लिया उसने, ठीक है। अब वो क्या करेगा, लंग्स की जो कोशिकाएं होती हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, उनको तो वो डेड करता रहेगा, मारता जाएगा, और अपने सेल्स को डेवलप करता जाएगा। अपनी सेल्स यानी कोशिकाओं को वो बनाता जाता है, और इस तरीके से वायरस फैल रहा है, ये कहा जाता है किसी बॉडी में। आपने सुना होगा किसी पेशेंट की है ना तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, तो उसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर्स कि भाई इन्फेक्शन फैल गया, इन्फेक्शन बढ़ रहा है बॉडी में। तो इन्फेक्शन किसकी वजह से फैलता है? हमेशा वायरस की वजह से। तो वायरस बढ़ रहा है, फैल रहा है बॉडी में, इसलिए इस इंसान को बचा पाना शायद अब मुश्किल होगा, डॉक्टर बोलते हैं ना। तो वायरस है ना इंसानी शरीर के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन वाले प्रोग्राम को करता है, यानी खुद ब खुद अपनी कॉपीज बनाता जाता है, अपनी कोशिकाएं बनाता जाता है। अब कंप्यूटर के अंदर अगर कोई वायरस आता है तो वो कैसे फैलता है? क्या वो भी है ना अपनी कॉपीज बनाता है? क्या वो भी रेप्लिकेट होता है? हाँ, कंप्यूटर के अंदर भी जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो भी है ना रेप्लिकेट होते हैं, वो खुद अपनी कॉपीज डेवलप करते आते हैं, बढ़ते जाते हैं। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे? इंसानी शरीर जैसा जो वायरस होता है वैसा वायरस थोड़ी है कंप्यूटर में जो अपने आप अपनी कोशिकाएं बना रहा होगा, वैसा सेम नहीं है। बट यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा का एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जाता है जिसे लूपिंग कहते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा जिसे लूप या लूपिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? देखो, प्रोग्रामिंग भाषाओं में जो लूप नाम का मेथड है ना, इसके थ्रू आप किसी भी प्रोग्राम को जितनी बार चाहें उतनी बार रन करा सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि ज्यादातर जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं कंप्यूटर में, उनको जब आप कंप्यूटर में रन कराते हो तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं और बंद हो जाते हैं, एक बार चलता है प्रोग्राम। बट अगर किसी प्रोग्राम के अंदर आपने लूप डाल दिया, मान लो 10 बार का, 100 बार का, 1000 बार का, तो वो उतने टाइम तक अपने आप चलता रहेगा। आपके एक बार चलाने के बाद, आपके एक बार चलाने के बाद वो लूप चलता ही रहेगा, और जब तक जितने टाइम का आपने लूप लगाया उतनी बार आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा। अब आप चाहें तो इस लूप को इनफाइनाइट टाइम तक डाल सकते हो। अगर आपने इनफाइनाइट टाइप का यानी अनंत काल का लूप लिख दिया उसमें इनफाइनाइट, तो फिर ये लूप इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा। तो ऐसे केस में है ना कंप्यूटर ज्यादा खराब हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो जिस तरीके से इंसानी शरीर के अंदर भी वायरस बढ़ता जाता है, उसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी इस लूप वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू वायरस अपनी कॉपीज को बनाता जाता है, बढ़ता जाता है वो। ठीक है जी, आई होप सो है ना ये बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे तो आपको पता ही है। ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी वाली PDF आपको मिल जाएगी,
मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप रिवीजन कर लेना। यहाँ केवल सुनिए ध्यान से क्या समझा रहा हूँ। अब आगे बात ये आती है कि सर ये वायरस क्या है, वॉर्म क्या है, ट्रोजन क्या है, इन सभी में डिफरेंस क्या होता है, ये भी हमें पता होना जरूरी है। बिल्कुल पता होना जरूरी है, क्योंकि इन सभी को कलेक्टिवली यानी एक साथ तो आप ये कह सकते हो कि ये सारे के सारे मालवेयर हैं, बट इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है वो भी हमें पता होना जरूरी है। जैसे सुनिए, सबसे पहला पॉइंट है वायरस। वायरस की अपनी कोई फुल फॉर्म होती है? जी हाँ, इसको वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज के नाम से बोल दिया जाता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये क्या चीज है? और इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी मीनिंग भी होता है? जी हाँ होता है, मैं समझाता हूं। देखो, वाइटल का मतलब होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट। वाइटल का मीनिंग होता है इंपॉर्टेंट। तो मैं कह रहा था कि इसका कोई हिंदी नाम भी है। हाँ, वाइटल का बेसिकली मतलब होता है इंपॉर्टेंट, और इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिसोर्स मतलब जहां पर ये रखी हुई है, स्रोत, अंडर सीज यानी ब्लॉक कर देना, ब्लॉक हो गई है वो। मतलब कोई आपकी इंफॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट सूचना इंफॉर्मेशन थी, जिसको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, जिसको आप यूज ना कर पा रहे हो, तो इसी कंडीशन को वायरस कहा जाता है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, समझ में आया? ये उसी तरीके से सीज करना, जैसे मान लो किसी के ना घर की, मकान की या दुकान की कुड़की होती है, आपने कुड़की नाम सुना है? सीज करना है ना, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा ना किसी घर को, मकान को, दुकान को है ना सीज कर दिया जाता है, और ये कह दिया जाता है एक सरकारी मोहर लगाकर कि जब तक गवर्नमेंट ऑर्डर पास ना करे या कोर्ट ऑर्डर ना आ जाए तब तक इसको खोलना अवैध है, इसको खोला नहीं जा सकता। ठीक है ना? तो उसी तरीके से सीज कर दिया। अब मान लो उस घर के, मकान या दुकान के अंदर है ना कुछ भी अंदर सामान है, तो उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सीज कर दिया गया है। तो उसी तरीके से ये क्या करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन को सीज कर देगा, आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म दिया गया है। दूसरा पॉइंट आता है बेटा कि ये एक सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम होता है। सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम, अगर इस बात से आप नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीप्रोड्यूस इटसेल्फ प्रोग्राम। रीप्रोड्यूस इटसेल्फ प्रोग्राम। और अभी भी अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप हिंदी में लिख लो, खुद उत्पन्न होने का गुण। खुद उत्पन्न होने का गुण, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है वायरस के अंदर। यानी कि जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है लूप वाला। तो अगर किसी वायरस वाले प्रोग्राम में लूप लगा दिया गया है और जनरली लगा ही होता है, तो ये क्या करता है, अपने आउटपुट प्रोड्यूस करता रहता है। जब तक कंप्यूटर में रहेगा ये अपने आउटपुट प्रोड्यूस करता रहेगा लूप की वजह से, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि वो अपनी कॉपीज बना रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। और थर्ड और लास्ट पॉइंट होता है कि क्या वायरस कंप्यूटर वाले इंसानों के द्वारा ही फैलाया जाता है? हाँ, तो ये ह्यूमन एक्शन की वजह से ही फैलते हैं बेटा, ये भी नोट कर लीजिए। ह्यूमन एक्शन, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा इंसानी प्रतिक्रिया के द्वारा। इंसानी प्रतिक्रिया के द्वारा फैलाए जाते हैं या फैलते हैं। जैसे कि हम अगर इंसानी शरीर की बात करें तो उसमें जो वायरस आता है वो भी है ना इंसानी फैला रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। जैसे अगर मान लो आपको फ्लू हो गया है, फ्लू वायरस समझते हैं, जुकाम खांसी, तो अगर आपको हो रहा है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के पास बैठे हुए वहीं पर खांसना छींकना शुरू करते हैं, उसको भी हो जाएगा। वो तीसरे को के पास बैठ के खांसना छींकना शुरू करते हैं, उसको भी हो जाएगा। तो एक कॉमन वायरस जिसे फ्लू कहा जाता है वो तो हम अक्सर एक दूसरे को देते ही रहते हैं। ठीक है ना? और बाकी और भी वायरस हैं, उनको भी इंसानों के द्वारा एक से दूसरे में फैलाया जाता है। तो ये हो गया वायरस की प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। इसे आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। चलो अब आगे देखो, इसके बाद लिखा हुआ है एक शब्द दैट इज वॉर्म। ये क्या चीज है? देखो, वॉर्म बेसिकली एक ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो स्पेशली किसी नेटवर्क को खराब करने के लिए बनाया गया हो। क्या वॉर्म भी वायरस की तरह रेप्लिकेट करता है? हाँ, वॉर्म भी वायरस की तरह रेप्लिकेट करता है। यानी कि ये वाला पॉइंट है ना वॉर्म के लिए भी ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं हम वॉर्म। क्या वॉर्म की अपनी कोई फुल फॉर्म होती है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, मालवेयर के केस में वॉर्म की कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। बट ये जो पहला पॉइंट है ये सेम रहेगा यहाँ पर, ये वायरस की तरह रेप्लिकेट करता है, यानी ये भी अपनी कॉपीज बना लेता है। ठीक है, बट सेकेंड और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेटवर्क। ये शब्द जरूर आएगा बेटा अगर वॉर्म की बात चल रही है, तो हम लिख सकते हैं कि नेटवर्क को इफेक्ट करने वाला प्रोग्राम। इफेक्ट का मतलब होता है यहाँ पर प्रभावित करने वाला, प्रभावित। तो नेटवर्क को इफेक्ट करने वाला प्रोग्राम, तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को हम वॉर्म के नाम से बोल देंगे। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां जो आएगा वॉर्म के केस में वो ये है कि वॉर्म बिना इंसानी प्रतिक्रिया के ये फैल जाता है या फैला सकते हैं इसको हम, यानी कि विदाउट ह्यूमन एक्शन ये फैल सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लो, विदाउट ह्यूमन एक्शन। अब देखिए, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ही इंसान की प्रतिक्रिया नहीं होगी और ये फैल जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब किसी एक कंप्यूटर में तो इंसान के द्वारा कुछ किया ही गया होगा,
बाकी नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, आप उन सभी कंप्यूटर्स में इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि कंप्यूटर टू कंप्यूटर में ना जाकर नेटवर्क का यूज करते हुए, कनेक्टिविटी का यूज करते हुए भी बाकी सारे कंप्यूटर में ये वॉर्म भेज सकते हो। समझ में आ रही है बातें? नहीं? ठीक है, तो विदाउट ह्यूमन एक्शन यहां पर लिखा जाता है, यानी कि बिना इंसानी प्रतिक्रिया के, बिना इंसानी प्रतिक्रिया के वॉर्म को फैलाया जा सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है दैट इज ट्रोजन हॉर्स। ये क्या है? ठीक है, और दूसरी बात, ट्रोजन तो चलो कोई नाम दिया गया होगा, इसमें हॉर्स शब्द क्यों लिखा हुआ है, घोड़े का नाम क्यों लिखा हुआ है यहां पर, ये मैं आपको समझाता हूं। चलिए हेडिंग डालिए। देखो बेटा, नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ट्रोजन हॉर्स। कई बार तो है ना, जब क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो ट्रोजन शब्द भी लिखा हुआ आ सकता है, या कई बार पूरा ही शब्द लिख कर दे देते हैं ट्रोजन हॉर्स, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो पहले तो है ना, आप इसमें हॉर्स शब्द की कहानी सुनिए कि इसका हॉर्स का क्या मीनिंग है। सुनना जरा ध्यान से। देखो बेटा, बात ये है यहाँ पर सारी, ये जो हॉर्स शब्द है ना, ये बेसिकली एक यूनानी स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी, वहां से लिया गया है। आपने अगर हॉलीवुड की एक मूवी है शायद देखी हो, जिसका नाम है ट्रॉय, TROY, ट्रॉय, जिसमें एंजेलिना जोली का जो हस्बैंड है यानी ब्रैड पिट, वो उसमें मेन लीड रोल में था उस मूवी के अंदर। तो बेसिकली ट्रॉय नाम की जो मूवी बनाई गई है हॉलीवुड की, उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। ये एक रियल यूनानी स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी। उसमें बेसिकली ये दिखाया गया मूवी में, अगर आप स्टोरी अलग से पढ़ेंगे तो भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मूवी के थ्रू भी इस स्टोरी को देख सकते हैं। तो उस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जो ट्रॉय था ना, वो बेसिकली किले का नाम था। जैसे कोई भी किला हो सकता है, दिल्ली में लाल किला है, ऐसे ही एक किले का नाम था ट्रॉय। अब उस किले को इतना ज्यादा, उस फोर्ट को इतना ज्यादा है ना सिक्योर माना जाता था कि उसको तोड़कर जो इन्वेडर्स हैं यानी कि आक्रमणकारी है, वो अंदर नहीं घुस सकते थे। तो जब आक्रमणकारी यानी इन्वेडर्स उस किले को जीतने के लिए आए, सामने से लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो कई दिनों तक लड़ाई लड़ते रहते हैं, फिर भी वो देखते हैं कि भैया हम नहीं जीत पाएंगे इनसे, इनका तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, हम इस किले के अंदर कैसे जाएं। तो एक कहावत है कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करके निकाल लो। तो उन्होंने ऐसा ही कुछ किया। उन्होंने ये देखा कि ट्रॉय वालों की कोई तो ऐसी है ना बात होगी जिससे उनको फंसाया जा सके। तो फिर उन्होंने पता किया कि ट्रॉय वाले हैं वो बहुत ज्यादा गॉड में यानी भगवान में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। अब उन्होंने देखा कि भगवान के सिंबल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं पूजा करने के लिए भगवान के लिए। तो उनमें घोड़े का सिंबल भी था, यानी घोड़े की वो लोग पूजा करते थे। तो उन्होंने एक काम किया, लकड़ी का बहुत बड़ा घोड़ा बनाया रात में, और वो इतना बड़ा घोड़ा था कि उसमें आदमी छुपा दिए थे अंदर। और फिर फाइनली अपनी सेना को लेकर वो सामने से हट गए, यानी कहीं छुप गए साइड में, ताकि किले से जब सामने देखा जाए कि जो आक्रमण करने आए लोग वो भाग गए, ऐसा लगे उनको। तो ऐसे ही दिखाया गया मूवी में भी। तो फाइनली है ना, जब ट्रॉय वाले देखते हैं, राजा देखता है कि भैया सेना तो भागी सुबह होते ही, और फाइनली है ना एक घोड़ा सा बना के छोड़ गया। वो क्या है? अब 3 लोग यहाँ पर मुख्य आदमी हैं जो उस घोड़े के पास आते हैं। एक तो है राजा, राजा का बेटा, और पादरी यानी प्रीस्ट, जिसे पुजारी भी कह सकते हैं आप। अब जैसे है ना, राजा का बेटा देखता है उस घोड़े को, तुरंत बोलता है कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या चीज देगा हमको वो, है ना। तो प्रीस्ट या पुजारी तुरंत बोलता है कि ये गॉड का एक सिंबल है ना, और ये हमें वो प्रेजेंट देके गए होंगे, हमें गिफ्ट देके गए होंगे, क्योंकि हम जीत नहीं पाए, तो वो जानते हैं कि घोड़े की हम पूजा करते हैं, तो वो हमको देके गए हैं। तो राजा का बेटा ये कहता है कि नहीं, कोई देवे के नहीं गए, इसको जला दो, खत्म करो, तोड़ो इसको। तो अगर शायद ऐसा होता तो उसके अंदर छुपे हुए जो इतने सिपाही थे उनको मार दिया जाता, या वो पकड़ में आ जाती ये बात कि ये नुकसानदायक है ना, मतलब इसके घोड़े का कोई मीनिंग नहीं है, इसमें छुपे हुए हैं सिपाही, है ना। बट राजा जो होता है ना, वो तुरंत बोलता है नहीं बेटा तुम चुप रहो, प्रीस्ट साहब यानी कि पुजारी जो है, पादरी जो है, वो सही बोल रहे हैं, उनकी बात को मान लो। तो जैसे ही है ना मान ली जाती है बात भैया पुजारी की, पादरी की, और फिर उस घोड़े को लेके जाते हैं किले के अंदर। जश्न का माहौल होता है, जीत की खुशी होती है, सब लोग नशे में होते हैं, दारू शारू चल रही होती है, पार्टी चल रही होती है। फिर जैसी ही रात होती है, जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय उस घोड़े को तोड़कर वो सिपाही बाहर निकलते हैं, किले का दरवाजा खोला जाता है, और फाइनली जो सेना छुपी हुई थी उसको ऑर्डर दे दिया जाता है कि अब आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाओ, और इस तरीके से ट्रॉय के किले को जीत लिया जाता है। तो ये एक स्टोरी दिखाई गई है मूवी में, जो कि रियल स्टोरी है, ग्रीक स्टोरी बोली जाती है। तो कुछ कुछ वैसा ही हमें देखने को मिला कंप्यूटर में एक प्रोग्राम के साथ। क्या? कि वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर में रहकर ऐसे दिख रहा है कि ये कंप्यूटर का ही कोई फाइल है, कंप्यूटर का ही कोई प्रोग्राम है, जबकि वो एक मालवेयर था। वैसे ही ना, जैसे घोड़े का सिंबल हमें दिखाई दे रहा है कि वो पूजा करने के लिए है, जबकि उसके अंदर सिपाही भरे हुए थे नुकसान पहुंचाने के लिए। तो वैसे ही है ना, एक ऐसा प्रोग्राम हमें देखने को मिला है जिसको देखते लगेगा कि कंप्यूटर की कोई फाइल है, जबकि वो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया होगा। समझ में आई बात? और इसी को हम ट्रोजन हॉर्स के नाम से बोल देते हैं। तो पहली जो बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट वो ये है बेटा कि ये वायरस और वॉर्म की तरह रेप्लिकेट नहीं करता, इसलिए इसको नॉन सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम के नाम से बोला जाता है। नॉन सेल्फ रेप्लिकेट प्रोग्राम हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, खुद उत्पन्न होने का गुण नहीं होता है। क्या मीनिंग है इस बात का?
इस बात का मतलब ये होता है कि इस प्रोग्राम को अगर आप कंप्यूटर में डाल दें तो ये केवल एक बार चलेगा और ये जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचा देगा, देन स्टॉप। यानी खुद उत्पन्न होने का गुण न होना, उत्पन्न होने का गुण ना होना। जबकि वायरस और वॉर्म दोनों क्या करते हैं, वो दोनों खुद उत्पन्न होते हैं, है ना, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये देखने को मिली अलग वायरस और वॉर्म से। दूसरा पॉइंट वही है जो मैं कह रहा था, हम यहां लिख सकते हैं इट मिस रिप्रेजेंट्स इट सेल्फ टू बी अपीयर यूजफुल, टू बी अपीयर यूजफुल। इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि यह खुद को उपयोगी होने का दिखावा करता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? यानी कि अगर आप इस प्रोग्राम को देखेंगे ना, ट्रोजन हॉर्स को, तो आपको यही लगेगा कि ये कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम है, जबकि होगा नहीं। इसके लिए एक बात और भी कही जाती है कि एट अ फर्स्ट ग्लैंस इट लुक लाइक अ लीगल फाइल और प्रोग्राम। यानी कि ये पहले नजरिए में आपको कंप्यूटर का ही कोई वैध प्रोग्राम दिखाई देगा। ठीक है। और एक पॉइंट और होता है, इसे बैकडोर प्रोग्राम के नाम से भी बोल दिया जाता है। क्या बोल देते हैं इसको? बैकडोर प्रोग्राम। इसका मतलब यही है कि ये सीधे सीधे आपके सामने नहीं आया होगा, ये एक बैक एंट्री से आया है, आपके कंप्यूटर में आ गया और आप इसे पहचान भी नहीं पा रहे हैं। जैसे हमारे घर में कोई बंदा एंटर कर जाए, अगर सामने मेन गेट से आएगा तो पहचान लेंगे हम उसको, कौन है ये। बट अगर कोई पीछे के रास्ते से कोई कूद फाद करके आ जाए, तो हमारे घर में भी होगा, छुपा होगा या घूम रहा होगा, तो हम उसे इजीली नहीं पहचान पाएंगे कि वो आ गया है या कोई नया बंदा आ गया है। समझ में आ रहा है? यानी छुपा रहेगा वो कहीं। तो इसी तरीके से उसको बैकडोर प्रोग्राम के नाम से बोल दिया जाता है। और इसी तरीके का है ना क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर एक एग्जाम हुआ जहां पर पूछा भी गया था कि इनमें से बैकडोर एंट्री प्रोग्राम किसे कहा जाता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। इस तरीके से लंबी चौड़ी कहानी लिख दी जाती है क्वेश्चन में, सिंपल सा आंसर होता है, दैट इज ट्रोजन हॉर्स। बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं? अब इसके बाद आता है एक और प्रोग्राम जिसे लॉजिक बॉम्ब कहते हैं। ये क्या है, इसको समझाता हूं। देखो बेटा, आपने ना पुरानी मूवीज देखी हैं, हमारी इंडिया वाली जो मूवीज भारत की, और उन मूवीज में ना अक्सर दिखाया जाता था पिक्चरों में लास्ट में टाइम बॉम्ब। पुरानी पिक्चरों में तो अक्सर दिखाया जाता था। तो जैसे टाइम बॉम्ब होते थे ना, उसी तरीके से आप मान लो एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लॉजिक बॉम्ब। टाइम बॉम्ब की क्या घटना होती थी? टाइम बॉम्ब की घटना ये दिखाई जाती थी कि टाइमर सेट कर देते थे, 2 मिनट 5 मिनट का टाइम सेट कर दिया और एक्टिवेट कर दिया। अब वहां से दूर भागना होता था ताकि वो जो मेन लोकेशन है जब वो ब्लास्ट होगी तो आप बच जाएं। इसी बीच में फाइटिंग दिखाते थे। फिर जो गुंडा होता था, विलेन होता था, वो उसके पास रह जाता था, हीरो वहां से दूर भाग जाता था और ब्लास्ट हो जाता था। ऐसे ही दिखाते थे। तो उसी तरीके से समझ लो कि टाइम बॉम्ब में एक कंडीशन है जिसे टाइम कहा जा रहा है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग वो ब्लास्ट होगा। वरना तो ऐसा होना चाहिए ना कि बॉम्ब है और जैसे आप कोई बटन दबाएं या उसको कोई पिन निकालें तभी फट जाना चाहिए, तभी नहीं फट रहा। टाइम के अकॉर्डिंग फटेगा, कंडीशन के आधार पर फटेगा। तो उसी तरीके से हमने एक प्रोग्राम बनाया, एक मालवेयर बनाया, जिसमें कंडीशन मिलने पर ही वो एक्टिवेट होगा और कंप्यूटर को खराब करेगा। तो ऐसे प्रोग्राम को लॉजिक बॉम्ब के नाम से बोल दिया जाता है। समझ में आ गया सभी को? तो हम यहाँ ये बात लिख सकते हैं कि इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर किसी सिक्योरिटी सिस्टम में एक प्रोग्राम का डाला जाना, और वो तभी एक्टिवेट होगा जब वो कोई कंडीशन पा लेगा, तभी एक्टिवेट होकर कंप्यूटर को खराब करेगा। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसे लिखा जा सकता है कि इट इज इंसर्टेड, है ना, इट इज इंसर्टेड intentionally into the security system and that will set off after some specified conditions are met. It is inserted into the, it is inserted intentionally, यानी जानबूझकर, intentionally inserted into the security system and that will set off after some specified conditions are met. यानी कि ये जानबूझकर किसी सुरक्षा प्रणाली में डाल दिया जाता है और जब कोई कंडीशन मिल जाएगी उसके मिलने के बाद ही एक्टिवेट होकर कंप्यूटर को खराब करेगा। तो इसे बोलते हैं बेटा लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पॉइंट मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी में बताया वो आपको पीडीएफ फाइल में लिखे हुए मिल जाएंगे। बताओ, बात समझ में आ गई या नहीं? चलिए अब आगे देखिए। एक और रियल एग्जांपल इससे अटैच करना है आपको, तो ऐसे भी जोड़ के देख सकते हो। जैसे मान लो मैं किसी डिपार्टमेंट में, किसी कंपनी में, कहीं किसी विभाग में काम करता हूँ और पता चले कि मेरे को है ना वहां से निकाला जा रहा है। अब मेरे अंदर खुन्नस है, खुन्नस मतलब मेरे अंदर बदला लेने की आदत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहां का कुछ ना कुछ नुकसान तो करके जरूर जाऊंगा। ये उसी तरीके से जैसे स्कूल कॉलेजेस में नहीं होता है कि जब आपका कॉलेज में लास्ट डे है, फिर आपको कभी नहीं आना वहां पर, तो आप कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करके चले आते हो, नुकसान करके पूरे साल की ना फ्रस्ट्रेशन निकाल के चले आते हो कि हमारे साथ पूरी साल भर ऐसा किया तो हम नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ना? जैसे खासकर है ना इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि लास्ट डे जब होता है बच्चों का, फाइनल ईयर हो जाती है, तो कॉलेज में नुकसान करके भागते हैं। अब होती है कुछ बच्चों में आदत
मैं ये नहीं कह रहा कि सभी लोग ऐसा करके आते होंगे, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आप वहां पर जानबूझ कर है ना चीज़ों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी एक एग्जांपल मान लो, जैसे आप किसी डिपार्टमेंट या विभाग में काम करते हैं और वहां पर आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ से निकाला जा रहा है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ का कुछ नुकसान करके जाऊँ। तो आप मान लीजिए वहाँ का जो मैनेजर है या कोई अधिकारी है उसके कंप्यूटर को कनेक्ट कर लो, अगर आप कंप्यूटर से काम कर रहे हो तो, और एक प्रोग्राम उसके कंप्यूटर में डाल दो, ठीक। अब वो प्रोग्राम है ना, उसमें एक कंडीशन है कि 2 दिन बाद एक्टिवेट होकर वो कंप्यूटर को खराब कर देगा। तो 2 दिन तक तो कुछ भी नहीं होगा, आपको निकाल दिया वहां से। अब 2 दिन तक तो कोई 2 दिन बाद वो एक्टिवेट होगा, टाइम लगा हुआ है ना, तो आपके ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा कि वही बंदा करके गया था। तो इस तरीके से ऐसा करना नहीं, कोई कोई दिमाग नेगेटिव वे में चलाने लग जाए अपना, तो हमें नुकसान नहीं करना किसी का, बट एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन बातों को समझ सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हुआ है, दैट इज ब्लेंडेड थ्रेड। ये क्या होता है समझाता हूँ, देखो ब्लेंडेड थ्रेड्स, इसका कोई हिंदी नाम होता है नहीं, हिंदी में कोई नाम नहीं है, जैसा अंग्रेजी में वैसे हिंदी में ब्लेंडेड थ्रेड ही लिखा जाएगा। थ्रेड का मतलब एक तरीके से खतरा होता है, ठीक है। तो ब्लेंडेड थ्रेड का मतलब क्या है मैं समझाता हूं। ये बेसिकली उन वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर्स को कहा जाता है जिन पर मालवेयर की भरमार होती है, यानी कि इसको ऐसे कहा जा सकता है, इट वर्क्स एज अ वायरस, इट वर्क्स एज ए वायरस बट नॉट सिंगल, बट नॉट सिंगल। आगे लिख सकते हैं इट मे बी ए वेबसाइट, इट मे बी अ वेबसाइट और सर्वर कंप्यूटर। इसको हिंदी में कहा जाएगा यह वायरस की तरह ही काम करता है, बट अकेला नहीं होता है, ये किसी वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर को कहा जाता है। ऐसे लिख लो, यह किसी वेबसाइट या सर्वर कंप्यूटर को कहा जाता है, सर्वर कंप्यूटर को कहा जाता है। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। अब इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। देखो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार में एक व्यक्ति गुंडा प्रवृत्ति का हो या बदमाश प्रवृत्ति का हो? हाँ हो सकता है, एक व्यक्ति है ना बदमाश जैसा है, गुंडा प्रवृत्ति का है ना, और बाकी सारे शरीफ लोग हैं। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बदमाशों की फैमिली हो, गुंडों की फैमिली हो? हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो ब्लेंडेड थ्रेट है ना, ये बेसिकली बदमाशों की फैमिली को कहा जा रहा है, यानी एक ऐसा वेबसाइट या एक ऐसा सर्वर कंप्यूटर है जहां पर वायरस, वॉर्म, ट्रोजन की भरमार है, तो उनको बेसिकली ब्लेंडेड थ्रेट के नाम से बोल देते हैं। बताओ जी बात समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। तो आज के सेशन और आज की क्लास को है ना हम बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जो हमारी अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको इसके आगे का थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है वो भी आपको समझाता जाऊंगा, बता दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई डाउट है तो फटाफट पूछिए, नहीं तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बताइए कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ ये मालवेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगली जो हमारी क्लास होगी ना वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसमें हमें बहुत सारे टाइप्स पता चलेंगे, बहुत सारे नए नए शब्द पता चलेंगे। ये शब्द तो खैर हमने पहले से भी सुन रखे होंगे एक दो शब्दों को छोड़कर, वरना अगली क्लास में हमें नए नए शब्द भी पता चलेंगे इस लाइन के, इस इंडस्ट्री के, कंप्यूटर सिक्योरिटी वाली टर्म्स जो होते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन और आज की क्लास में यहीं पर समाप्त किया जाता है, अगली क्लास में मिलेंगे। बाकी जाते जाते यही बोलूंगा कि अगर किसी को कोई डाउट हो एमसीक्यूज पढ़ते समय, क्योंकि थ्योरी तो इससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है आपको, बट एमसीक्यू पढ़ते समय कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन भेजकर पूछ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में 1 मिनट का जो गाइडेंस दिया था वहां पर बताया ही है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।